देखिए जीके जीएस के लिए मेरा स्ट्रेटजी था जिस पे मैंने वर्क किया, और शायद मैं जो बताऊंगा ना ये इससे बेटर कुछ नहीं है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे साथ था कि मैथ और रीजनिंग में मेरे जब मैंने एग्ज़ाम भी दिया था तो 70 में से मेंस में मेरे 70 में से आए थे, लगभग 67 या 68 आए थे। सफलता का सबसे बड़ा मैं ये बताऊंगा कि एक रूल होता है कि कोई चीज़ अगर आपका स्ट्रांग है तो उसको और स्ट्रांग कीजिए, और कोई चीज़ अगर वीक है तो उसको एवरेज तक ला के छोड़ दीजिए। इस समय मेरे साथ हैं नीरज कुमार, और हम दोनों लोग अभी कानपुर से स्पेयर जा रहे हैं न्यू टुंडला। और हमें जो पास दिया गया था उस पास में किसी ट्रेन का नंबर मेंशन नहीं था। तो हम लोग जैसे ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचे तो हमें कुंभ मेला स्पेशल मिल गई जो सूबेदारगंज से आगरा फोर्ट तक जा रही है। उसमें हम दोनों लोग बैठ गए हैं। और जैसा कि इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं और जो अभी एक रोज़गार की तलाश में हैं, और उनके लिए रोज़गार के अवसर मतलब कैसे सुलभ बनाए जाएं। तो हम मेरे साथ नीरज कुमार हैं, उनकी जर्नी बहुत अच्छी रही है, तो उनसे ही जानते हैं कि उनकी क्या स्ट्रगल रही है और उन्होंने रेलवे में कैसे जॉब ली है। तो नीरज भाई, सबसे पहले हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। नमस्ते। तो नीरज भाई, हमें थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम नीरज कुमार हुआ और बेसिकली मैं पटना से हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई 2017 में पूरी कर ली थी, और उसके 1 साल बाद मैंने कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की थी, और शुरुआती कुछ सफलताएं मिली थी। मतलब पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते हैं। पहले मेरा रिजल्ट LIC असिस्टेंट में हुआ था, पर उसमें वेटिंग में हुआ था। बस रिजल्ट हुई थी, वेटिंग में थी मेरा, तो उसमें मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो उसके बाद फिर मैंने मेहनत की और ESI मैंने ज्वाइन किया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का वो है, उसी के अंदर में आता है, अंडरटेकिंग है वो। ESI में मैंने वहाँ पे 1 साल काम किया, और मैंने बीच में NTPC का भी तैयारी किया था, और NTPC का मैंने एग्ज़ाम निकाला 2019 वाली, और मैं अभी ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ टुंडला में। तो नीरज भाई, अच्छा, जैसे मैं ये सीधा टॉपिक पे आए कि जैसे NTPC की जगह आने वाली है, उनका पेपर होने वाला है, तो आपने इतनी कुछ अचीवमेंट बताई अपने बारे में, उनसे कुछ निष्कर्ष से उसका कुछ बताएं कि NTPC की तैयारी के लिए मतलब कुछ जैसे आपने कुछ कोई खास रणनीति अपनाई है। मेरी रणनीति देखिए क्या होता है कि इसमें थोड़ा सबसे पहले ना किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले ना उस चीज़ को भांपना होता है, ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले ना उसका हम लोग ये एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, क्योंकि अगर आप देखिएगा इसमें एक चीज़ होती है ना कि अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं NTPC के लिए तो वो मूर्खता होगी, क्योंकि इंग्लिश पूछी नहीं जाती। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन-कौन से पेपर आते हैं। मैथ्स है, रीजनिंग है, और GK GS पे ही तो रिजल्ट होती है। तो इन्हीं 3 चीज़ों पे फोकस कीजिए अपना, और अपना GK GS जो है सबके लिए अपनी रणनीति बनाइए। अपना जो सफलता का सबसे बड़ा मैं ये बताऊंगा कि एक रूल होता है कि कोई चीज़ अगर आपका स्ट्रांग है तो उसको और स्ट्रांग कीजिए, और कोई चीज़ अगर वीक है तो उसको एवरेज तक ला के छोड़ दीजिए। जैसे किसी का होता है ना कि क्वांट्स अच्छे होते हैं, मैथ्स मतलब ये अच्छे होते हैं, और रीजनिंग अच्छे नहीं होते हैं, या फिर किसी का रीजनिंग अच्छा मैथ अच्छा है तो जीके कमजोर है। जैसे मेरे साथ था कि मैथ और रीजनिंग में मेरे जब मैंने एग्ज़ाम भी दिया था तो 70 में से मेंस में मेरे 70 में से आए थे, लगभग 67 या 68 आए थे। अच्छा। हाँ, और GK GS मेरा कमज़ोर था, तो मैंने उसको बस लो से एवरेज तक लेके गया था, और उसमें मेरे मार्क्स थे 19 या 20 थे 50 में से, आउट ऑफ 50। अच्छा, तो CBT फर्स्ट में अपने कितने नंबर थे? कुछ CBT नंबर में CBT 1 में शायद मेरे नंबर थे 90 के आसपास थे, और CBT सेकंड में? CBT सेकंड में थे मेरे 85 पॉइंट कुछ समथिंग था। जैसा कि अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि रीजनिंग और मैथ में जो तो निश्चित रूप से सही है कि हमें अपने स्ट्रॉन्ग पक्ष को मजबूत करना चाहिए, वो पहले से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कमजोर पक्ष तो कहीं ना कहीं कमजोर ही रहेगा, और हम उसे मजबूत करने में लग जाएंगे तो हमारा स्ट्रॉन्ग पक्ष भी फिर कमजोर हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि 35 नंबर के मैथ और रीजनिंग आते हैं, और आपने उसमें 67 या 66 का नंबर लेकर अचीवमेंट हासिल की। तो सबसे पहले अगर हम मैथ की बात करें
तो मैथ के लिए कोई खास रणनीति बताएं, जैसे जो आजकल के युवा देख रहे हैं, यानी एनटीपीसी में अभी ट्रेन मैनेजर की या स्टेशन मास्टर की जो अपनी जॉब है उसके तहत जो जॉब की उम्मीद कर रहे हैं, उसके लिए मतलब जैसे आप कुछ रणनीति हो, कुछ मैथ की जो आपने कुछ खास रणनीति अपनाई हो, या आपने अभी तक जो तैयारी की है उससे कुछ निष्कर्ष निकाला हो। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग फालतू की किताबें पढ़ते रहते हैं, तो उससे मतलब कुछ, क्योंकि आपने अचीव कर लिया है, आपने सीवीटी फर्स्ट, सीवीटी सेकंड भी दिए हैं और भी एग्जाम दिए हैं, तो वहाँ से लेके बताएं कुछ मैथ के लिए क्या बेस्ट रणनीति हो सकती है। देखिए, मैथ के लिए पहले ये देखना है कि अगर आप बिगिनर हो, हाँ, तो आप कोशिश कीजिए कि सबसे फर्स्ट तो मैं ये बोलूँगा कि अगर किसी का मार्गदर्शन मिल जाता है क्वांट्स वगैरह अगर मैथ पढ़ने में, हाँ, तो वो ले लीजिए। हाँ, अगर आपके आसपास में या फिर ऑनलाइन कुछ अगर क्लासेज हैं जो आपको शुरू से अंत तक पढ़ाएंगे, तो उस चीज़ को आप ले लीजिए। और उस चीज़ में को आप लेकर ना, आप कभी उस चीज़ में फंसिएगा नहीं कि आप कोई कहीं पे क्या होता है ना कि कोर्सेज के नाम पे 1.5 साल 2-2 साल अपने पास फंसाए रखते हैं। तो इन सब चीज़ में कभी मत फंसिए। कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी मतलब कि जल्दी चीज़ों को ख़त्म करें, खुद से मेहनत करें, उस पे एक प्रॉपर टाइम दें। और शुरुआत में अगर मैं बोलूँ तो आर.एस. अग्रवाल की बुक्स पढ़ें, यही सब चीज़ें करें। ऑनलाइन कुछ मॉक्स वगैरह ले लें, जैसे आजकल तो ये टेक्स्ट बुक आता है, ये सब का है, टेक्स्ट बुक आप ले लें, मॉक्स उसका लगाइए आप। तो यही है क्वांट्स का। नहीं, जैसे आजकल ऑनलाइन कोचिंग की भरमार हो गई है, ज़्यादातर युवा ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। अगर जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र का लड़का है या लड़की है जो भी है, और उसके लिए गांव में तो इतने अच्छे संसाधन नहीं है पढ़ाई के लिए, वो ऑनलाइन पढ़ना चाह रही है, तो ऑनलाइन के लिए कोई मतलब कोई खास टीचर या कोई कोचिंग संस्थान हो एनटीपीसी के रिगार्डिंग? एनटीपीसी के रिगार्डिंग मैंने एक सत्यम सर करके कोई था, तो कोई थे, तो उनका मैं देखता था, थोड़ा ठीक था। ऐसे तो मेरा क्वांट्स वगैरह सही था, बचपन से मैथ्स बढ़िया थे, तो इस कारण मेरा थोड़ा शुरू से ये था। तो मैं ये क्वांट्स का तो ये मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा क्वांट्स शुरू से ही अच्छा था, तो मेरी रणनीति हो सकता है किसी पे वो वर्क ना करे। क्योंकि नहीं, तो जैसे आप क्वांट्स अच्छा बता रहे थे, फिर आपने रिवीजन भी तो किया होगा उसका, तो रिवीजन किन बुक से किया है, किस तरीके से? रिवीजन के लिए ये आर.एस. अग्रवाल की बुक है। अगर आप कभी भी लो फील करें, अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है, तो आप चुपचाप आर.एस. अग्रवाल की बुक पकड़ें, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल वो आपको खोया हुआ कॉन्फिडेंस देगा। आप कभी भी लो फील कर रहे हैं, लग रहा है कि नहीं मैथ्स हमसे नहीं बन रहे हैं, इसमें हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो आप चुपचाप आर.एस. अग्रवाल की ही बुक पकड़ें, बेस्ट है। अच्छा, ऐसे ही यदि हम रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग के लिए कोई खास प्लान जो आपने अप्लाई किया हो? रीजनिंग के लिए भी यही है कि मॉक्स वगैरह देते रहिए। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है, उसको ज़रूर एनालाइज कीजिए। जो प्रीवियस ईयर क्या आया था वो चीज़ देखिए। एसएससी का भी आप रीजनिंग के लिए एसएससी का भी आप मॉक लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी बेटर रहेगा। अगर आपका रीजनिंग एकदम कमज़ोर है, तो किसी ऑनलाइन क्लास से 2-3 आप खुद से एनालाइज कीजिए कि इस टीचर का मुझे समझ में आ रहा है, इस टीचर का आगे मुझे काम आ सकता है, तो उस टीचर को आप पकड़ लीजिए, उस टीचर के साथ आप आगे बढ़ जाइए। तो खुद से देखिए, खुद मतलब 2 तरह से प्रिपरेशन होती है, या तो आप खुद से कर सकते हैं या फिर आप टीचर से। खुद से वो डेप्थ नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप पढ़ते रहिएगा कुछ और, वहाँ पे आएगा कुछ और। इससे बेटर है ना कि जो टीचर होते हैं वो एनालाइज करते हैं चीज़ों को, तो इसीलिए किसी अच्छे टीचर का आप ऑनलाइन देखिए। ऑनलाइन में ये कीजिए, चाहे अपना जो दोस्त वगैरह उनसे पूछिए कि कौन से ऑनलाइन अच्छा है, या फिर आसपास के में कौन से टीचर अच्छे हैं, तो आप उसको पकड़िए, आप उसमें सफलता पा लीजिएगा, आपकी रीजनिंग अच्छी हो ही जाएगी। अच्छा, जैसे अगर जीके जीएस की बात करें हम, तो जीके जीएस के लिए जैसे आपने बताया कि बहुत लो था और उसे हम एवरेज तक लेके आए, तो जीके जीएस के लिए कौन सी बुक्स वगैरह हो सकती हैं, या कोई खास टीचर वगैरह हो? देखिए, जीके जीएस के लिए मेरा स्ट्रेटजी था जिस पे मैंने वर्क किया, और शायद मैं जो बताऊंगा ना, ये इससे बेटर कुछ नहीं है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि ये मेरा मानना है कि इसमें ना ये जो लूसेंट की जो बुक आती है, लूसेंट की बुक से आप पढ़ाई कीजिए। ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, 2 बुक हैं। डिस्क्रिप्टिव नहीं, पहले डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव तो जब डिस्क्रिप्टिव आप, हाँ ये कर सकते हैं कि आप डिस्क्रिप्टिव में मतलब ये डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। और ये जो है ना लूसेंट बुक इतना अच्छा है कि आपके जो जितना पेपर आता है ना, उसमें से आपका कम से कम 20 to 25% आप 20-25 नहीं, 50 to 50-60% ईजिली है ना, उससे आ जाते हैं क्वेश्चन। तो आप उसको कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और लूसेंट पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बस ये पढ़ लिए तो इसको स्किप करते हैं, यार ये अच्छे नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं। उसको अच्छे से आना चाहिए, चाहे उसका हर सेक्शन अच्छे से।
खासकर और सबसे पहले जीके जीएस में क्या करना है कि आपको जीएस कवर करना है, क्योंकि खासकर जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए तो ये बोलना भी ये नहीं है, उनका तो शुरू से ही मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छा होता ही है। तो आप पहले ना जीएस को कवर कीजिए, और जीएस कवर कर, और कभी भी क्या क्या मतलब पढ़ने के समय एक स्ट्रेटजी होती है कि आप कभी ना एक चीज लेके आप पढ़िएगा ना तो उसमें नीरस लगेगा आपको कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स कर रहे हैं, नहीं, रूटीन में बांटिए कि आज अगर मंडे को फिजिक्स पढ़ा है तो मंडे और ट्यूसडे को अगर फिजिक्स पढ़ा है तो मैं वेडनेसडे और थर्सडे को पॉलिटी को लेके चलूंगा। इस तरह से 2 का पेयर बना के चलिए, एक जीके से लेके चलिए और एक जीएस से लेके चलिए, जैसे फिजिक्स पॉलिटी हो गया, फिर केमिस्ट्री और ज्योग्राफी हो गया। मतलब आप इस तरह से कीजिए ना कि एक थोड़ा हार्ड हो और एक थोड़ा लो लगे आपको, जैसे आप जिसमें कंफर्टेबल है, आप जिसको लो या फिर जिसको हार्ड समझते हो उसमें, तो आप इस तरह से ये कीजिए। ऐसे फिजिक्स पॉलिटी साथ में ले लिए, ज्योग्राफी केमिस्ट्री ले लिए, लूसेंट की हैं। हाँ लूसेंट ही कीजिए, और उसका ऑब्जेक्टिव भी बनाइए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज़्यादा पेपर में आपके नंबर भी आएंगे। फिर मॉक लगाते जाइए, जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है उसको सेव करते जाइए, एक पीरियड के बाद उसको फिर रिवाइज कीजिएगा कि जो मैंने बुक मार्क किया उस चीज़ों को देखिए, एनालाइज कीजिए, बस यही है जीके जीएस सही करने का तरीका। जैसे अगर आपने लूसेंट की बात की, साइंस की भी बात कर दी आपने उसमें कि लूसेंट की आप साइंस भी पढ़ सकते हैं। हाँ, एक इसमें 2 पोर्शन और रहते हैं, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। हाँ, तो कुछ करंट अफेयर्स के लिए कुछ बताएं, जैसे कुछ लोग होते हैं अभी से करंट अफेयर्स डेली लिखना स्टार्ट कर देते हैं या पढ़ते हैं, और करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट जैसा बन गया है। करंट अफेयर्स मतलब एग्जामों में अच्छा पूछा भी जाता है, रेलवे के एग्जाम में कभी-कभी 7-8 प्रश्न आ जाते हैं, आते हैं 40 में से। तो करंट अफेयर्स के लिए आपने करंट अफेयर्स किस तरीके से तैयार किया था? देखिए, करंट अफेयर्स के लिए अगर डेली बेसिस पे करने जाइएगा तो अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं कि आप किसी का भी ये उठा लीजिए यूट्यूब से या फिर न्यूज़पेपर से, मतलब यूट्यूब भी बेस्ट है ऐसे। तो यूट्यूब से आप किसी चैनल से आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो अगर आपके पास टाइम है तो, मेरे पास उतना टाइम नहीं था, क्योंकि आपने कैसे तैयार किया करंट अफेयर्स? जी मैंने किया था स्पीडी करंट अफेयर्स आती है। अच्छा, किताब बुक से? हाँ, बुक आती है, उसका आता है मंथली आता है और 6 मंथ भी आता है और ईयरली भी आता है, 3 तरह की आती है वो। ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम है, मान लीजिए कि अगर अप्रैल में एग्जाम है तो आप 1 साल का कवर करने का कोशिश कीजिए। तो 1 साल का अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास अभी से 6 महीने का टाइम है तो एक तो कीजिए कि अभी से मंथली वाला लेके उसको धीरे धीरे करके खत्म कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे डेज का सेक्शन हो गया, फिर ये विजिट का हो गया, फिर वार का हो गया, ये सब होता है ना, तो ये सब सेक्शंस होते हैं, तो उसको आप खत्म कीजिए। और पीछे मंथ का डेट वाइज भी रहता है कि जैसे मान के चलिए हम लोग जनवरी का ले रहे हैं तो 1 जनवरी का ये इतने घटनाएं हुई थी, 2 जनवरी को इतनी हुई थी, तो इन सबको आप पढ़िए। आप उसको एक मतलब दिन में ना 1 घंटा आप दीजिए उस करंट अफेयर्स को, उससे क्या होगा ना, वो भी कीजिए और उसमें ना कुछ स्टैटिक चीजें भी होती हैं तो उसको भी देखते आप चलिए। अच्छा, अब जैसे स्टैटिक जीके की बात करें तो अलग से स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत है, या फिर जो हम लूसेंट पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, वहीं से स्टैटिक जीके कवर हो जाती है? लूसेंट से भी कवर हो जाती है, और बाकी आप थोड़ा ये मॉक वगैरह लगाइएगा ना तो उससे बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, मॉक से बहुत सारी चीजें अच्छी होती है। और अभी जो ये टेक्स्ट बुक जो हमारी आती है वो सस्ता भी होता है, और उसमें इतने टेस्ट दे देगा ना कि वो आप कवर भी नहीं कर पाइएगा, इतना दे देता है, तो आप उसको ये कीजिए। जैसे आपने टेक्स्ट बुक की बात की, मॉक टेस्ट की बात करना है, तो मॉक टेस्ट देने की कोई खास रणनीति? मॉक टेस्ट देने की खास रणनीति ये है कि आप कोशिश कीजिए कि डेली बेसिस पे हम मॉक टेस्ट लगाएं। अब मॉक टेस्ट सिर्फ लगाने से नहीं होता है, उसको आप एनालाइज कीजिए कि मेरा क्या वीक पॉइंट है, कौन से क्वेश्चन हम ज़्यादा गलत कर रहे हैं, कौन सा सेक्शन मेरा मजबूत है, कौन सा सेक्शन मेरा कमजोर है, इस चीज़ को एनालिसिस करें। और जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं या फिर जिसको आपने बुक मार्क किया उसको आप जरूर देखिए, ऐसा नहीं कि उसको स्किप कभी करने का कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप बस ये हो जाएगा ना कि आप डेली बस मॉक लगा रहे हो, बस नाम का हो जाएगा। तो एनालिसिस जरूर करें। जैसे आपने 3-4 एग्जाम निकाले हैं, सेलेक्ट हुए हैं आप, अब आप इंडियन रेलवे में आए हैं, हाँ, तो यहाँ तक आपने जैसे मतलब कुछ आपकी स्टडी का कोई आपको की पॉइंट किसे मानते हैं कि आपने स्टडी करने के दौरान इस चीज़ को मतलब बहुत प्राथमिकता दी, उस कारण से आपका इन सारे एग्जामों में आपको सफलता मिली है? कोई 1-2 ऐसी बात तो रहता है ना, किसी का एक ट्रेडमार्क समझ गए। हाँ। जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं कि रोहित शर्मा है, उनका पुल शॉट बहुत फेवरेट है, विराट कोहली की कवर ड्राइव है, सचिन तेंदुलकर का स्ट्रेट ड्राइव है, सब वो
और वीरेंद्र सहवाग का अपरकट है। ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, कुछ रहते हैं ना ट्रेडमार्क आपकी, मतलब इन सारे एग्जामों के लिए कोई एक दो जैसे की पॉइंट रहे हो जिन्होंने आपको सफलता दिलाई है खास? मेरा है कि हार्ड वर्किंग है। हाँ। मैंने हार्ड वर्किंग बहुत की है और मैंने अपना एक लेवल बनाया था हार्ड वर्क करके कि मैं किसी भी एग्जाम में बैठूं तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको अब निकाल लूँगा। और प्री में लगभग मैं बैंकिंग का भी तैयारी करता था और RRBPO के मैं इंटरव्यू तक भी गया हूँ। अच्छा। तो हाँ, इंटरव्यू तक मैं गया हूँ, उसमें मेरा मैं मेरिट में छट गया था। तो मेरा यही है कि हार्ड वर्किंग है मेरे में और कभी हार मानने की ना कला। मैं कभी हार नहीं मानता हूँ, कभी परिस्थिति के सामने झुकता नहीं हूँ। मैं अपना काम निरंतर करते रहता हूँ, मैं उससे कभी नहीं भटकता हूँ, क्योंकि मेरा क्या था कि मैं सुबह से शाम तक 10 तरह की मैं ये बकचोदियाँ करता था, बस 10 तरह की चीज़ें करता था कि इधर घूमना है, फिरना है, खेलना है, कूदना है, हर तरह की चीज़ें। और साथ साथ पढ़ाई भी की? हाँ, नहीं, बस घूमना है, दिन में घूमना है। और 7 बजे के बाद मेरी दुनिया चेंज होती थी। अच्छा। 7 बजे के बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता था पढ़ने से। 7 बजे के बाद मेरी अलग दुनिया होती थी और 7 से मैं 9 पढ़ता था, 2 घंटे। 7 से 8:30। ठीक है। उसके बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो मेरे टाइम में आता था, वो 2014 से ये 14-15 मतलब रेगुलर स्टडी में भी वो आने लगा। और उसके बाद फिर खाने के टाइम वो देख वो के आ गया। फिर उसके बाद फिर मैं रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक मैं वो स्टडी करता था। बस इतना ही से मेरा हो गया। जितना करता था मैं फोकस्ड होकर करता था, हार्ड वर्क करता था, एक सिंसियरिटी के साथ करता था। ये नहीं था कि मैं 7 बजे से बैठ गया हूँ तो नहीं ये मेरा एक ये है, क्या उसको बोलते हैं कि चलो यार बैठ जाते हैं, ये नहीं था। 7 बजे के बाद मैं अपनी दुनिया चेंज कर लेता था, ये है। नहीं, जैसे आपने अभी एक बात बताया हार्ड वर्किंग का, जैसे हम NTPC के एग्जाम में बताते हैं कि 2019 में इसकी जगह आई थे, उसके बाद एग्जाम डिले होता रहा, पोस्टपोन, फिर कोरोना का पीरियड आ गया, फिर CBT फर्स्ट डिले पे डिले। तो इस बीच आपने मतलब कैसे मोटिवेशन बनाए रखा? देखिए, मेरा क्या था कि मैंने कभी तैयारी नहीं छोड़ी और ना मैं NTPC के भरोसे था। हाँ। क्योंकि मेरा पहला था LIC असिस्टेंट में, मेरा जो ये वेटिंग में हुआ था, तो उस टाइम भी मैंने उसमें तो हिंदी भी पेपर था, तो उसमें भी मैंने ये किया था, मैंने उसका भी प्रिपरेशन किया था। तो मैंने प्रिपरेशन कभी नहीं छोड़ी। उसके बाद मैंने NTPC का एक बार मैंने फॉर्म भर दिया। जब एग्ज़ाम ही फिक्स नहीं है तो उसकी तैयारी भी करना मैं उतना ज़रूरी नहीं समझता कभी भी है। तो मैंने बैंकिंग में लगा, तो फिर मैंने जो बुक्स है उसको एक्सप्लोर किया, जैसे राकेश यादव बुक्स हैं, अभिनव मैथ्स है, तो सबका मैं ना ये अगर मन नहीं भी किया ना तो उन लोग का मैं एनालाइज करते गया, बनाते गया। मतलब कि मैथ्स भी है ना, मैथ्स में मैंने 2-3 तरह की बुक्स ख़त्म कर दी इसी दरमियान NTPC के एग्ज़ाम के बीच में। रीजनिंग है तो रीजनिंग मैंने मॉक्स इतने बनाया, मेरा बैकग्राउंड बैंकिंग से रिलेटेड था तो मेरे लिए रीजनिंग कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। और GK GS मेरा थोड़ा शुरू से कमज़ोर था, ये बात मैं मानता हूँ। और उसको मैंने जब प्रीलिम्स हुए थे उसका तो मैंने मेंस में, जब एक बार आपको याद होगा कि मेंस डिले हुआ था जनवरी में ना, अगर जनवरी में होता तो मैं लिख के देता हूँ, मेरा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स से रह जाता, मैथ रीजनिंग में वो उस वजह से हो गया था, कुछ कट ऑफ ऊपर नीचे हो गई थी, वो हंगामा किया था फिर हाँ आंसर ने, और वो ठीक है। हाँ वही हुआ, वो मेरे लिए कारगर हो गया। हाँ, उसी जो 6 महीना था ना, जो अगस्त में फिर उसके बाद एग्जाम हुई थी, तो इसी पीछे मैंने लूसेंट को पकड़ के चला। करेंट मेरा पहले से ही बढ़िया था और ये जो स्पीडी का जो मंथली था उसको मैं डेली एक टाइम देके उसको मैं करता गया। उसको मैंने बिलो से लेके बिलो टू एवरेज तक मैंने पहुंचा दिया और मैंने रिजल्ट ले लिया। अगर दूसरे जोन में देखो तो उसमें स्टेशन मास्टर तक भी मैं जा सकता था जितने मेरे मार्क्स आए थे CBT 2 में। तो ये थोड़ा मेरे लिए अच्छा जोन था, थोड़ा पसंद था कि चलो यूपी में रहेंगे, बिहार नहीं तो यूपी में, तो ये मेरी चॉइस थी तो मैं इधर आ गया। नीरज भाई, एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे मैं आपसे जानना चाहूँ कि एक दिन का आपका प्लान क्या था? जैसे वनडे, मतलब यदि एक दिन की बात करें, जैसे कि कोई दिन सुबह 6 बजे से शुरू होता है, 6 बजे सूर्य निकलता है, सूर्योदय होता है, और जब तक सूर्यास्त होता है या सूर्यास्त के बाद तक जब तक आप सोते थे, उसका कोई एक रूटीन था जो आपने फॉलो किया हो? देखिए, नॉर्मल मेरा रूटीन जो वही होता है कि सुबह उठे, अपनी दुनिया में मस्त। मैं थोड़ा मम्मी को अपने ऑफिस पहुंचाने लाने का काम करता था, तो मैं उनको पहुंचाता भी था और 11 बजे के आसपास आता था। उसके बाद फिर वही टीवी उवी पे क्राइम पेट्रोल वगैरह देख लिया बिंदास। फिर उसके बाद सो हो गया दिन में खाने पीने के बाद।
और दिन में 2 पढ़ाई, दिन में 9 पढ़ाई, बिल्कुल कोई पढ़ाई 9 पढ़ाई। मैं झूठ नहीं बोलूंगा इस बात को कि दिन में मेरे लिए पढ़ाई कुछ नहीं था। ठीक है, दिन में आपने कोई मैं पढ़ाई। रात का पढ़ने वाला इंसान हूँ, मुझे रात में पढ़ना बहुत पसंद है। तो रात में तो आपने बताया 1-1.5 घंटा ही पढ़ते थे, आपने बताया कि 6 बजे से या 7 बजे से 8:30 बजे तक पढ़ते थे। 7 से 8:30 पढ़ा, ठीक है, फिर नीचे खाने गया। ठीक है, खाना मेरा एक ऊपर रूम था, हाँ, तो मैं अपने रूम में पढ़ा। तो 1.5 घंटा मतलब मैंने कुछ भी पढ़ लिया, ठीक जैसे मैंने क्वांट पढ़ लिया, ठीक है, मतलब मैथ्स पढ़ लिया 1.5 घंटे में। फिर उसके बाद नीचे गया, फिर टीवी वगैरह देख लिया, कुछ मूवीज वगैरह हाँ, कुछ मूवी देख लिया। वगैरह, फिर 9 साढ़े 9 मतलब मान के चले 9:30 भी। ठीक है, फिर मैं 9:30 से जो बैठा, हाँ। फिर उसके बाद मैं जो पढ़ाई है हाँ। मैं तब तक करता था कि तब तक मैं खुद से सेटिस्फाइड ना हो जाऊं। मतलब कि आप मान के चलो तो 1 बजे तक तो मैं करता ही करता था, 12-1 से कम ये नहीं होता कभी हुआ ना 12-1 बजे तक? हाँ, 12-1 बजे तक हुआ। हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा मोबाइल चला लिया और वही 2 बजे के आसपास सो गया। हाँ, और सुबह में 8 बजे उठ जाता था, 8 बजे उठने का टाइम था ये था। और दिन में भी सो लेता था तो नींद भी पूरी हो जाती थी। और मैंने मेरा पढ़ाई का यही रहा कि मैंने रात में किया, और मैंने सुबह उठ के कभी पढ़ाई नहीं की, क्योंकि सुबह मेरी नींद की प्रॉब्लम है। मेरे से ये नहीं हो सकता कि हम 4 बजे उठ के पढ़ाई करें, नहीं, ये कभी नहीं किया। रात में 7 बजे से लेके 12-1 बजे तक का मेरा टाइम ये फिक्स था, उसी में मैं पढ़ता भी था और मैं फ्रेश माइंड से पढ़ता था, कभी ये लोड लेके नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं आज थोड़ा सा भी अगर गेन करूंगा तो ये थोड़ा करते 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 ना एक दिन ऐसा आएगा ना कि उसमें मैं अपग्रेड हो जाऊंगा। तो यही चीज मेरे साथ हुई, क्योंकि देखिए 19 से अगर ज्वाइनिंग जो हम लोग की हुई है, हम लोग की ज्वाइनिंग हुई है 23 में हुई है 2023। तो आप समझ सकते हैं कि 3 मतलब 19 से 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो 4 साल अगर सच में कहूँ कि अगर इसी एग्जाम के भरोसे में बैठा रहता बहुत दिन तक कि ये आएगी तो मैं उसका एग्जाम का तैयारी करूंगा, तो मैं लिख के देता हूँ मेरा नहीं होता, मेरा नहीं होता पक्का। मैं दूसरे का नहीं जानता लेकिन मेरा पक्का नहीं होता। तो मैंने अपनी जो पढ़ाई है उसको मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं फिर बैंक में चला गया, मैं बैंक का तैयारी करता था, एसएससी की भी मैं एग्जाम देता था, सीजीएल वगैरह का। और सीजीएल में मेरा मार्क्स भी 150-160 फ्री में आता था, लेकिन मैं मेंस में कभी अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि सीजीएल का ये होता है ना कि मैं उस तरह का कभी प्रिपरेशन नहीं कर पाया उसके लिए, ये चीज़ है। जैसे कि अभी एनटीपीसी का एग्जाम संभवतः मार्च या अप्रैल में होने वाला है। हाँ। और करीब 60-70 दिन हैं अभी। तो कुछ जो एनटीपीसी के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है और जो उम्मीद करते हैं कि वो इस पोस्ट के लिए मतलब तैयारी अच्छी कर रहे हैं कि उन्हें रेलवे में जॉब करनी है, तो उनके लिए कोई खास प्लान कुछ बताना चाहें, उन्हें कुछ सजेस्ट करना चाहें, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए ये भी आप अपने अनुभव से बता सकते हैं, क्या करना चाहिए, और क्या ना करना चाहिए ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने अनुभव है तो अनुभव में कुछ खट्टे मीठे रहते हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि यार हमने वहाँ पे वो किताब पढ़ के या ऐसे पढ़ के बहुत समय व्यर्थ कर दिया। हाँ। तो सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए? देखिए क्या नहीं करना चाहिए ना, अगर आपका एग्जाम अगर नज़दीक है, मान के चलिए अगर 20 दिन एग्जाम के बच रहे हैं, 20-25 दिन बच रहे हैं एग्जाम के, तो कुछ नया मत पढ़ने जाइए। क्योंकि क्या होता है ना कि आप लास्ट में जब नई चीज़ों को पढ़िएगा उससे स्ट्रेस होगा, आपका टाइम भी जाएगा। उससे बेटर है कि आपने जो जितना पढ़ा है उसी को आप रिवाइज कर लीजिए, यही आपका बेटर है। और हर एक दिन ना कम से कम, अभी अगर सब 60 दिन बच रहे हैं तो अगर आप अभी मौका नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम 1 महीना हो ना, तो आप ये टारगेट लेके चलिए कि कम से कम हमको डेली 1 मॉक लगाना है। अब किसी का भी, और मैं एक सजेस्ट करूंगा मॉक, ये एनटीपीसी का ना प्लेटफॉर्म का आता है। अच्छा, प्लेटफॉर्म का आता है। आता। तो हार्ड कॉपी में भी आता है और वैसे सॉफ्ट कॉपी में तो नहीं, सॉफ्ट कॉपी जो आती है ना हार्ड कॉपी वाला कीजिए, क्योंकि हार्ड कॉपी का भी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि रुक्मिणी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, रुक्मिणी प्लेटफॉर्म की बात होती है, उसी से मैंने प्रिपरेशन किया था, मैंने उसी के मॉक लगाए थे। उसका वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 करके आता है। वॉल्यूम 3 करके आते हैं और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आते हैं। बहुत पतली सी किताबें भी आती हैं, जैसे साइंस के लिए रसायन विज्ञान अलग है, भौतिक विज्ञान अलग है, जीव विज्ञान अलग है, गणित के लिए अलग आते हैं, जीके जीएस के लिए अलग आते हैं, मैंने पढ़े थे। हाँ, तो मैंने उसी से एनटीपीसी का सच मुझे तैयारी किया था, मॉक में उसी का लगाता था और ऑनलाइन मैंने टेक्स्ट बुक का लगाता था। तो मैं ये जब मेरे 20 दिन 25 दिन बचे हुए थे तो मेरा ये रहता था ना कि हाँ, उस समय मैंने ये बोला ना कि पढ़ाई का कि दिन में नहीं, फिर दिन में भी मैंने एक मॉक लगाता था। अगर दिन में ऑफलाइन वाला लगा लिया तो रात में ऑनलाइन वाला लगाऊंगा, अगर रात में अगर ऑफलाइन वाला लगा लिया तो दिन में ऑनलाइन वाला लगाऊंगा। तो ये मेरा पैटर्न रहा। तो ये चीज़, कोई चीज़ जब 20-25 दिन बच जाए ना तो नया चीज़ मत पढ़िए। हाँ, अभी थोड़ा है, आप अपना जो वीक है उसको एवरेज तक लेके अभी भी जाने का थोड़ा समय है,
कुछ कुछ जैसे जिसमें आप देखिए कि इसको हम लेके जा सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, किसी चीज़ के पीछे पड़िएगा नहीं, क्योंकि किसी की चीज़ के पीछे एक होता है ना कि टाइम वेस्ट करने वाली चीज़, वो मत कीजिएगा। अगर देखिएगा कि किसी जरूरी चीज़ में नहीं है कि वो पेपर में आए ही आए। आए ही आए, जैसे देखिए बताते हैं कुछ चीज़ें होती हैं। हाँ, आप कभी भी ना 1 नंबर 2 नंबर के पीछे मत भागिए। जैसे मैं बताता हूँ आपको, किसी एग्ज़ाम में क्या होता है कि टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन हाँ, 1-2 आता है। क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको वो वीक है, हाँ। तो आप उसको ये मत लीजिए कि टाइम एंड वर्क है तो मतलब ये नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये कभी मत सोचिए, क्योंकि वो 1-2 नंबर आपका रिज़ल्ट नहीं तय करेगा। बिल्कुल। अरे उसके बाद भी तो सेक्शन है, आपका रेशियो प्रोपोर्शन है, फिर आपका परसेंटेज है, फिर आपका ये टाइम डिस्टेंस है, हाँ, ये सब टाइम सारे सेक्शन, प्रॉफिट लॉस है, उसमें अच्छा करेंगे। अगर मेरा प्रॉफिट लॉस अच्छा नहीं है तो चलो ठीक है यार, तो मेरा वो टाइम एंड वर्क अच्छा टाइम एंड होगा। वर्क अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ होता है, कभी भी किसी चीज़ के पीछे ना इतना भी मत ये होइए कि आप उसमें आप समय को ही आप अपना ये व्यर्थ मत कीजिएगा, समय कभी व्यर्थ मत कीजिएगा। जो अच्छा है उसको एकदम अच्छा कर लीजिए, इतना अच्छा कीजिए ना कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए ना कि ये क्वेश्चंस आ जाएगा अगर इस सेक्शन से, तो मैं कर ही लूँगा इसको। नीरज भाई, एक चीज़ और हमें बताइए, आपकी सफलता में मतलब श्रेय है जो आपको सफलता का, किसे देना चाहेंगे? कोई खास मित्र, दोस्त या कह सकते हैं परिवारीजन, मतलब किसी ने तो सही साथ दिया ही होगा जो आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा होगा, आपको बीच-बीच में कहीं कभी-कभी ऐसा है, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कभी-कभी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, तब आपका साथ दिया हो? देखिए, मैं अपनी सफलता का बहुत बड़ा श्रेय मैं अपने एक मित्र को देना चाहूँगा, और उनका नाम है अमित कुमार, जो कि अभी आरआरबी पीओ हैं हाजीपुर में। अच्छा। तो मैं उनको इसलिए श्रेय देना चाहूँगा क्योंकि जब से मैंने कॉम्पिटिशन के लाइन में जैसे मैंने एक कदम भी रखा है, तो उन्हीं की वजह से रखा है, और मेरा जितना भी कॉन्फिडेंस है, चाहे कुछ भी हो, जितना भी पढ़ाई है, एक तरह से आप मानिए कि वो मेरे सच्चे साथी हैं। अच्छा। मतलब अगर वो नहीं होते तो शायद जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, वो नहीं आता, और शायद जॉब भी हो या ना, मैं अपने सफलता का एक बहुत बड़ा श्रेय मैं वो अपने भाई मित्र उन्हीं को देना चाहूँगा। हाँ, अमित कुमार उनका नाम है। अच्छा। वो अमित रंजन नाम है, अमित रंजन वो लिखते हैं, ऐसे अमित कुमार ही जानते हैं उनको, और वो आरआरबी पीओ में पोस्टेड है। और उन्हीं के साथ मैंने ये हम लोग का एक चीज़ अच्छा हुआ था कि उन्होंने आरआरबी पीओ में सिलेक्शन लिया था, और मेरा एलआईसी असिस्टेंट में वेटिंग में रह गया था। तो ये चीज़ थोड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन उससे भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब उनकी जॉइनिंग हुई उससे 1 साल बाद मैंने ईएसआई जॉइन कर लिया था नोएडा में। तो सबसे बड़ा श्रेय उसी दोस्त को जाती है। बाकी फैमिली का सपोर्ट भी रहता है, जैसे मेरी मम्मी कभी ये नहीं बोली कि चलो तुम कोचिंग पढ़ा लो, चाहे ये माइंड डाइवर्ट कर लो। नहीं, वो हमेशा ये मुझे बोलती रही कि अरे रिजल्ट ही तो है, ये जो लड़ेगा वो तो हारेगा या जीतेगा वही तो। तो वो हमेशा इनकरेज करती रही मुझे कि चलो तुम एक ना एक दिन तो तुम सफलता पालोगे, उसको मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था। नहीं, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, इससे मुझे एक चैप्टर याद आ गया, मैंने एक हिंदी में पाठ पढ़ा था मित्रता, कि हमें अपने मित्रों का चुनाव बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो कहीं न कहीं आपके मित्र आपकी सफलता में आपके साथ हैं, तो वो जो चैप्टर है मित्रता कहीं न कहीं हम लोगों के लिए अच्छा है। दोस्तों, आप भी इस चीज़ से सीख ले सकते हैं कि मित्रता कितना अच्छा होता है, और एक मित्र होता है जो एक दूसरे मित्र की लाइफ बदल सकता है। एक लाइन से पटरी से वो गलत दिशा में भी ले जा सकता है, अगर आपका गलत मित्र है, और एक अच्छा मित्र है तो एक आपको अच्छा रास्ता दिखा के आपको एक अच्छी तरफ भी ले जा सकता है। तो नीरज भाई, आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।